मुंबई में एयर इंडिया की फीमेल पायलट की मौत पुलिस के लिए एक पहेली बन गई है। एक फ्लैट, 3 चाबी, बॉयफ्रेंड और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड। अब न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये लड़की जो कभी आसमान में उड़कर लोगों को दुनिया की सैर कराती थी, आज अपने ही कमरे में अपने आप को शांत कर लेती है। लेकिन यह शांति पूरे भारत में शोर मचा देती है। दरअसल यह 25 साल की सृष्टि तुली मुंबई के एक अपार्टमेंट में डेटा केबल से लटकी हुई पाई जाती है। इसके बाद इस कहानी में मोड़ आता है, जिसके सुनने के बाद यह समझ में नहीं आ रहा कि ये कत्ल हैं या कुछ और। हमारी और आपकी तो छोड़िए, पुलिस के लिए भी ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज बन गई है। तो आइए इस कहानी को शुरू से आखिरी तक लेकर चलते हैं। गोरखपुर की एक आम लड़की जिसका सपना था आसमान की ऊंचाइयों को छूना, वो लड़की जिसने अपने शहर का नाम रोशन किया, आज वो अचानक एक अनसुलझी गुत्थी बन गई। सृष्टि का सफर गोरखपुर की गलियों से शुरू हुआ। बचपन से ही वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। पिता का सपना था कि बेटी नाम रोशन करे और सृष्टि ने भी यही ठान लिया। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने वो कर दिखाया जो गोरखपुर की किसी भी लड़की ने अब तक नहीं किया था। वो गोरखपुर की पहली महिला पायलट बनी। दिल्ली के द्वारका में अपनी पायलट ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सृष्टि ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया और देखते ही देखते इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाने लगी। बस 25 साल की उम्र में ही उसने वो कर दिखाया जो लोग उम्र भर सोचते ही रह जाते हैं। अपने करियर के चलते सृष्टि 1 साल पहले मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वो अंधेरी ईस्ट के मरोल इलाके में स्थित कनखिया रेन फॉरेस्ट बिल्डिंग में रहने लगी, जहां उसके जैसे ही कई एयर इंडिया के पायलट्स भी रहते थे। इनमें से कुछ उसके काफ़ी करीबी दोस्त भी बन गए। परिवार से दूर मुंबई में उसकी दुनिया बस इन दोस्तों और उसके उड़ानों के शेड्यूल के इर्द गिर्द सिमट गई थी। ऊंचे आसमान में उड़ने वाली सृष्टि ज़मीन पर कितनी खुश थी, ये कोई नहीं जानता था। उसके अपने कहते थे कि वो बचपन से ही निडर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी उड़ान हमेशा के लिए रुक गई। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पायलट बनने के ट्रेनिंग के वक्त सृष्टि की मुलाकात आदित्य पंडित नाम के एक लड़के से होती है। ट्रेनिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे एक खास रिश्ता बन गई। लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। जब परीक्षा का समय आया तो सृष्टि ने बाजी मार ली, लेकिन आदित्य असफल हो गया। सृष्टि को एयरलाइन में को पायलट के तौर पर नौकरी मिल गई और उसकी कड़ी मेहनत ने उसे जल्दी ही प्रमोशन दिला दिया। अब वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाने लगी थी। दूसरी तरफ आदित्य के लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं रहीं। वहाँ असफलता हाथ लगने के बाद उसने अपना करियर बदल लिया और पुरानी कारों की खरीद बिक्री का बिजनेस शुरू कर दिया। आदित्य फरीदाबाद का रहने वाला था, लेकिन उसका दिल अब मुंबई में सृष्टि के साथ बस चुका था। वो अक्सर उससे मिलने मुंबई आता और कई बार उसके फ्लैट में दिन रात रुक भी जाता। प्यार तो था ही, पर 24 नवंबर 2024 की तारीख सृष्टि के लिए बिल्कुल अनजान था। रात को सृष्टि अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उस वक्त आदित्य भी उसके फ्लैट में मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को फ्लैट की ओर जाते हुए देखा गया। रात का खाना दोनों ने साथ खाया, लेकिन उसी वक्त कुछ बातों को लेकर इनके बीच में अनबन हो जाती है। इनके बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आदित्य उसी रात निकल जाता है। रात करीब 11:09 पर सीसीटीवी फुटेज में आदित्य को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा गया। आदित्य के जाने के कुछ ही देर बाद सृष्टि ने उसे बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। सृष्टि की तरफ से आदित्य को 10 से 11 कॉल जाते हैं, जिसमें कुछ कॉल वीडियो कॉल की गई थी। इस बार बार आ रहे कॉल के बारे में आदित्य बताता है कि जब वह फ्लैट छोड़कर निकला तो सृष्टि ने उसे रोकने के लिए लगातार कॉल करना शुरू कर दिया। फ़ोन पर वो बोली कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी। पर तब तक आदित्य के मुताबिक वो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर निकल चुका था। लेकिन सृष्टि की इन बातों से परेशान होकर उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। इन सब में ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी। तारीख बदलकर 24 नवंबर से 25 नवंबर आ चुकी थी। आदित्य को सृष्टि के पास लौटने में सुबह के 4 बज चुके थे। पर जब आदित्य उस फ्लैट पर पहुंचा तो सृष्टि का दरवाज़ा अंदर से बंद था। आदित्य फ्लैट के बाहर खड़ा था। इसके बाद सबसे पहले उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं। इन सब की वजह से घबराकर आदित्य ने मदद लेने का फैसला किया।
यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आदित्य सबसे पहले सृष्टि के फ्लैट के आजू बाजू रहने वाले लोगों से क्यों नहीं मदद मांगी। वह क्यों सृष्टि की कॉमन फ्रेंड उर्बी के पास गया, जो फ्लैट से 3 किलोमीटर दूर रहती थी। सवाल यह भी उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद सीधा पुलिस को कॉल करने की बजाय वह उर्बी के साथ एक लॉक खोलने वाले को साथ लेकर आता है। आखिर क्यों? खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। आदित्य के मुताबिक उसने पूरे 1 घंटे तक दरवाजा खटखटाया था, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसके बाद वह अपने साथ लाए उस लॉकस्मिथ को दरवाजा खोलने को कहता है। लॉकस्मिथ अपना काम कर पैसे लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद आदित्य दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने दिखता है उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सृष्टि की बॉडी डेटा केबल से लटकी हुई मिलती है। इसके बाद तो सृष्टि की मौत ने जितने जवाब छोड़े उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। आदित्य का दावा था कि जब वह फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पर सवाल यह भी है कि इतना सब होने के बावजूद पड़ोसियों से मदद क्यों नहीं मांगी। उसको एक बार पुलिस को फोन तो कर देना चाहिए था, लेकिन यह सब करने के बजाय वह 3 किलोमीटर दूर अपनी दोस्त उर्बी को बुलाने चला गया। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, दरवाजा खुलने के बाद भी आदित्य और उर्बी ने अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। लॉकस्मिथ का तो यह भी कहना था कि दरवाजा खोलने के लिए वहां कोई घबराहट, कोई हड़बड़ी नहीं थी। उस फ्लैट की चाबी को लेकर एक और कहानी सामने आती है कि सृष्टि के फ्लैट की 3 चाबियां थीं। एक उसके पास थी, दूसरी उसके परिवार के पास, लेकिन तीसरी चाबी अब भी गायब थी। सृष्टि की बॉडी लिविंग रूम में डेटा केबल से लटकी हुई थी। ये देखने के बाद भी ये लोग किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि आदित्य और उर्बी ने बिना कोई फोटो लिए, बिना किसी सबूत के तुरंत सृष्टि की बॉडी नीचे उतार दी। आमतौर पर इस तरह की घटना में लोग पहले पुलिस को बुलाते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक कैंची से डेटा केबल काट कर बॉडी उतार दी और सृष्टि को तुरंत 7 हिल्स हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब आदित्य और उर्बी सृष्टि को लेकर 7 हिल्स हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ कह दिया कि सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हॉस्पिटल में खड़े आदित्य और उर्बी यह सोचने लगे कि यह बात सबसे पहले किसे बताएं। तब आखिरकार उर्बी ने सृष्टि की बहन राशि को फोन किया। फोन उठते ही उर्बी कहती हैं कि सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही राशि सन्न रह गई। 4 घंटे पहले ही सृष्टि ने अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी। तब सब कुछ ठीक था, सृष्टि खुश नजर आ रही थी। इसी वजह से परिवार को यकीन नहीं हो रहा था। राशि ने सबसे पहले यह बात सृष्टि के अंकल को बताती है। अंकल को यकीन ही नहीं हुआ। वह उर्बी से बात करने के लिए फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन उर्बी कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने फ़ोन आदित्य को थमा दिया। आदित्य कहता है कि मैं सृष्टि का दोस्त बोल रहा हूँ। हमने उसे कई बार कॉल किया। जब कोई जवाब नहीं आया तो हम उसके फ्लैट गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमने लॉक खोलने वाले को बुलाकर दरवाज़ा खुलवाया तो हमने सृष्टि को उस हालत में देखा। इसके बाद हॉस्पिटल से सृष्टि के अंकल को फिर फ़ोन आया कि सृष्टि के आधार कार्ड की ज़रूरत है, लेकिन अंकल ने पूछा क्या पुलिस को इस घटना के बारे में बताया गया है। इस पर जवाब आता है कि नहीं। तब अंकल का कहना था कि सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। इसके बाद ही सुबह के 7:30 पर पुलिस को इस घटना की सूचना दी जाती है। ये पहली बार था कि पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है। उधर दिल्ली से मुंबई के लिए सृष्टि के भाई बहन रवाना हो चुके थे। मुंबई पहुंचते ही राशि ने आदित्य से सृष्टि का फ़ोन और उसका पासवर्ड मांगा, लेकिन आदित्य ने साफ कह दिया कि मुझे पासवर्ड नहीं पता। परिवार को आदित्य के ऊपर शक था कि कहीं ना कहीं इस केस में आदित्य का हाथ है, इसलिए घर वाले आदित्य के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन फाइल करते हैं। इसके बाद पुलिस 26 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 108 के तहत आदित्य को गिरफ्तार कर लेती है। 27 नवंबर को कोर्ट भी आदित्य को 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज देती है। लेकिन मामला तब गहरा हो गया जब आदित्य पुलिस हिरासत में सृष्टि के सारे पासवर्ड बता दिए, जो कि पहले राशि को नहीं बताया था। सृष्टि के अंकल जब मुंबई पहुंचे तो उन्होंने सीधे सृष्टि के फ्लैट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि फ्लैट का दरवाजा जिस रास्ते से नीचे बिल्डिंग तक जाता था वह एक फायर एग्जिट था। वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसके बाद जैसे जैसे सृष्टि के दोस्तों से बातचीत हुई,
आदित्य का व्यवहार पता लगने लगा। सृष्टि और आदित्य के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कई बार आदित्य गुस्से में सृष्टि को ब्लॉक कर देता था। एक बार तो उसने सृष्टि को बीच सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। नॉनवेज खाने को लेकर भी उसने सृष्टि को सबके सामने अपमानित किया था। जब सृष्टि आदित्य के एक फैमिली फंक्शन में नहीं जा पाई तो आदित्य ने उसे 10 दिनों तक ब्लॉक कर दिया। कुछ दोस्तों से यह भी पता चला कि आदित्य अक्सर सृष्टि से पैसे उधार लिया करता था। इस पैसों की बात पता चलने के बाद सृष्टि के अंकल ने इस बात की गहराई का पता लगाने के लिए उसका बैंक स्टेटमेंट मंगवाया। इस बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि 2 ट्रांजैक्शन ऐसे किए गए थे जिससे आदित्य के ऊपर शक और बढ़ गया। सृष्टि के अकाउंट से एक 15,000 रुपये और दूसरा 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि ये पैसे सीधे आदित्य के अकाउंट में नहीं गए थे। ये पैसे आदित्य की बहन और उसके बहनोई के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। इन सभी ट्रांजैक्शन पर पुलिस सवाल करती है तो आदित्य के परिवार ने कहा सृष्टि ने आदित्य से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। उनके मुताबिक ये 65,000 रुपये उसी उधारी की वापसी थी। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर सृष्टि ने पैसे आदित्य से लिए थे तो उसने वापस भी उसे ही भेजने चाहिए थे, ना कि उसकी बहन और बहनोई को। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि वह नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाती थी। उसकी और उसके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी मजबूत थी, इतनी कि उसे किसी से उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो फिर आदित्य से पैसे उधार लेने की कहानी कहाँ से आई? इस केस को लेकर इतने सवाल खड़े होते हैं कि एक आम आदमी भी कह सकता है कि सृष्टि के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, न कि उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा कानून, हमारा न्यायाधीश बातों को नहीं, सबूत पर फैसला सुनाते हैं। अगर इस केस पर अभी की बात करें तो 19 दिसंबर को आदित्य के वकील ने बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, जिसमें उसके वकील ने आर्ग्यूमेंट्स दिया कि रिश्तों में झगड़े सामान्य होते हैं और केवल बहस या मतभेद से कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। शायद यही रीज़न है कि 27 दिसंबर को अदालत ने उसे जमानत दे दी, ये कहते हुए कि हिरासत में रहने के बावजूद ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि सृष्टि को ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाया गया था। आदित्य के वकील का दावा था कि सृष्टि एक आत्मनिर्भर और पढ़ी लिखी लड़की थी। अगर उसे इस रिश्ते में कोई दिक्कत थी तो वह इसे खत्म कर सकती थी या पुलिस से शिकायत कर सकती थी, पर ऐसा कोई चीज़ नहीं देखने को मिला। अब कोई नहीं जानता कि यह केस किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था या आदित्य का प्लान। ये राज अब शायद सृष्टि तुली की मौत के साथ हमेशा के लिए चला गया। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको इस कहानी में कोई साजिश नज़र आती है, या जो कुछ हुआ वह सब सृष्टि तुली खुद अपनी कहानी खत्म कर ली? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।